आओ जी शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, और आज उसकी लास्ट क्लास है जी। जो बचे हुए टॉपिक हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के वो हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। तो बेटा AS 10 शुरू हो जाओ बेटे। AS 10 में हमारे कितने 8 पॉइंट हो गए थे, 7th हो गए थे, कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? डेप्रिसिएशन वाला कौन सा नंबर था बताना? 8 था। डेप्रिसिएशन 8 था, 9 है। ठीक है, अब हमारा होगा 9th नंबर। तो फटाफट से हेडिंग डालो 9th नंबर, 9th नंबर और लिखो बेटे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शानू बेटा अच्छा, पर तुम ऑफिस में होंगे तो वीडियो मत ऑन करना, कोई बात नहीं, लेकिन अगर घर पे हो तो जरूर पढ़ लो। आइए जी 9th नंबर बेटा, हेडिंग डालना चेंजेस इन एस्टिमेटेड डीकम्पोजिशन या डीकमीशनिंग एंड restoration and other liabilities. Other liabilities. बेटे होता क्या है, हमारी कॉस्ट कभी कभी कुछ कारणों से असेट्स की जो कॉस्ट हमने इनिशियली रिकॉर्ड की होती है वो हमारी फ्लक्चुएट हो जाती है। क्या मतलब? चेंज हो जाती है। हाँ सर, तो फिर तो डेप्रिसिएशन गलत निकल जाता होगा पुराने वाला। बस उसी की बात हो रही है यहाँ पे कि क्या चीज वहां पे होगी और कैसे होगी और किस तरह से उसको डील करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज पर। क्या सबसे पहले तो एक बात है, क्या हमने जो इसको रिकॉर्ड किया था, हमने कब रिकॉर्ड किया था बोलो? इनिशियली। कब रिकॉर्ड किया था हमने? इनिशियली। हमने किस तरह से रिकॉर्ड किया था? इसकी प्रेजेंट वैल्यू को एक कॉस्ट की तरह, कॉस्ट ऑफ असेट्स। हमें बताया फ्यूचर में जाके हमें डिसमेंटल करना है, डिकमीशन करना है, तो उसमें कॉस्ट लगेगी। आज की डेट में उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? आइए बेटा, तो यहां पर इस केस में सबसे पहले तो लिखो यहां पे क्या, if there is change in such liability, if there are changes in such liabilities, then cost of property, plant and equipment will be affected in such subsequent changes या by such subsequent changes। इन सब्सिक्वेंट चेंजेस के द्वारा, सब्सिक्वेंट चेंजेस कौन से होते हैं बेटे? जो इनिशियल चेंजेस के बाद में आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? सब्सिक्वेंट चेंजेस। ठीक है, एक तो होता है इनिशियल मतलब जब हम असेट्स की कॉस्ट को खरीद रहे होते हैं, और ये कौन सा है हमारा? सब्सिक्वेंट। चलिए जी ठीक है, इसका एग्जांपल लिखो पहले तो। फॉर एग्जांपल कौन कौन से चेंजेस ऐसे हैं जिनको हम इस तरह से डील करते हैं। आइए जी, मान लिया, लेट सपोज, सबसे पहला एग्जांपल भाई, हमने एक एस्टिमेट लिया था इनिशियल, ठीक है ना? क्या
चेंज हो गया जी, चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया? इन द इनिशियल एस्टिमेट, इनिशियल एस्टिमेट्स ऑफ सच कोस्ट। भाई इस वजह से अगर मान लिया हमारा कोई चेंज हो गया तो हम मानेंगे कैसे? हमारा अंदाजा बदल गया। हम सोच रहे थे, हमारा एक एस्टिमेट था, एक अंदाजा था कि सीए करने में इतना खर्चा आएगा, सीएस करने में इतना खर्चा आएगा। ऐसे बेटे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर भी अंदाजा लगा के बैठे होंगे कि वो डिसमेंटल करेंगे फ्यूचर में तो इतने के आसपास की पोस्ट खर्च हो जाएगी। बेटे मान लिया रेट बढ़ गए लेबर के, लेबर ने कहा हम ज्यादा सर्विस चार्ज लेना शुरू करेंगे, उधर जीएसटी बढ़े जा रहा है, तो बेटे ऑफ कोर्स वो पोस्ट तो बढ़नी बढ़नी, आगे जाकर के जो खर्च होंगे फ्यूचर में हम मौजूदा हालात के बेस पर एस्टिमेट करते हैं। मान लिया इस साल जीएसटी बढ़ गया, तो आपको पता है लेबर क्या करेंगे, वो अपनी सर्विस चार्ज तो उनकी बढ़ी रही होगी 5वें साल के एंड में जाकर के, या जब भी हमारा रिप्लेस ये डिकमीशनिंग होनी है, ऑफ कोर्स जीएसटी के रेट बढ़ेंगे तो उन पर जीएसटी भी वो एक्स्ट्रा लेना शुरू कर देंगे। यानी कि हमारा जो आज की डेट में एस्टिमेट था, जीएसटी की कैलकुलेशन थी, वो फ्यूचर के हिसाब से वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेबर के चार्जेस तो होंगे होंगे, 5वें साल के एंड में हमने अगर अंदाजा लगा लिया इतने बढ़ जाएंगे, तो जीएसटी तो हमने आज का ही कंसिडर किया होगा ना उस पर कि भाई जीएसटी तो लेगा ही लेगा ना। हम नंबर 1 की बात करेंगे। आई जरा नेक्स्ट, दूसरा क्या है जी? मान लिया प्राइस का कोई एडजस्टमेंट आ गया। क्या मतलब? देखो मान लिया हुआ क्या, गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी तो बढ़ गई है, जीएसटी रिवाइज कर दिया, या किसी भी वजह से किसी असेट्स के प्राइस बढ़ा दिए, और बढ़ा दिए बेटे बैक डेट से। जैसे आपको पता है ड्यूटी वगैरह बैक डेट से रिवाइज हो जाती है ना? कोई और चेंज ऐसा आ जाए और रेट्रोस्पेक्टिवली मान ली चेंज हो जाए, तो जो असेट्स हम खरीद चुके थे और उस पर पता चला बैक डेट से मान कोई चेंज आ रहा है, तो सामने वाली पार्टी तो लेगी ना, और लेगी तो मतलब हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में हमारा इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन के बाद में भी सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइजेशन के टाइम पर यहाँ पर सब्सिक्वेंटली यहाँ पर चेंज आ सकता है, और ऐसा चेंज आया तो हमें अपनी कॉस्ट को रिवाइज करना होगा। नेक्स्ट, माइंड में चल रहा होगा कि सर फिर डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? बेटे डेप्रिसिएशन का वही फंडा, जो रिमेनिंग बुक वैल्यू है उसको बेस बनाएंगे एज ए कोस्ट, और आगे की तरफ देखते चलेंगे, उसमें फर्दर चेंजेस एडजस्ट कर देंगे, और रिमेनिंग पीरियड में हम वही सब वैसी कैलकुलेशन करते रहेंगे। जैसे हम स्क्रैप वैल्यू रिवाइज करते थे, जैसे हम लाइफ रिवाइज करते थे, ऐसी क्या दिक्कत है, कोर्स रिवाइज कर देंगे, जो बुक अमाउंट बुक वैल्यू बची होगी कैरिंग अमाउंट उसी में एडजस्ट करके आगे बढ़ेगी। एनीवेज, एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो चेंज हमारा है वो है जी, मान लिया चेंज हुआ, किसमें हुआ? इन लायबिलिटी। और मैं तो कहता हूं इसी पे सबसे ज्यादा हमारे क्वेश्चन है इस टॉपिक पर। क्या मतलब सर, लायबिलिटी के चेंज होने से हमारी एसेट्स कैसे उसकी कॉस्ट को घटा देंगे बढ़ा देंगे? आइए यहीं से शुरू होती है आगे की बात, पहले यहाँ पे बता करके फिर मैं इनके पॉइंट लिखाऊंगा आगे। कभी लायबिलिटी बढ़ेगी तो असेट्स पे क्या इंपैक्ट आएगा, उसका नंबर हम क्या लिखेंगे? 9A, क्योंकि ये क्या है 9 है ना, उसका हम क्या नंबर लिखेंगे? 9A। ठीक है, ये चलिए 10th नंबर डाल देंगे, 10th A। अगर लायबिलिटी घटेगी तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, उसका नाम रख देंगे 10th B, ताकि एक नया पॉइंट रहे, एकदम सेपरेट पॉइंट, अच्छे से डील करेंगे। क्या सर क्या है ये बताओ? चलो जी, अब बिल्कुल पेन रोक देंगे और इधर ध्यान देंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? इमेजिन करो कि हमने ना बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से डॉलर में लोन लिया है। किसमें लोन लिया है? डॉलर में लोन लिया है। $1000 लेकर के लोन में, और तब हमने इंडिया में कोई असेट्स खरीदी। ठीक है, और जिस टाइम पे डॉलर लिया था उस टाइम पर मान लिया एग्जांपल, मान लिया 60 रुपए का डॉलर था, एक एग्जांपल। अब आज की डेट पर, ईयर एंड पर अक्सर ये काम होता है। क्या? अगर मान लिया बेटे डॉलर के रेट बढ़ गए, बताओ बेटे जिसने डॉलर में उधार दिया है वो तो डॉलर में ही वापस मांगेगा ना? बिल्कुल मांगेगा जी। तो हमें उसको पेमेंट करना होगा, अगर फॉरेन में जाकर के, तो हम रुपीज में थोड़ा पेमेंट करके आएंगे। क्या प्रोसेस रहेगा? हम यहाँ से रुपीज लेके जाएंगे कहां पर? बैंक के पास में, जो जहां पर फॉरेन एक्सचेंज भी, करेंसी एक्सचेंज होती है। सारे बैंकों के पास नहीं होती, ध्यान रखना, कुछ सिलेक्टेड बैंकों के पास में होती है। एनीवेज, तो हम जाएंगे अपनी इंडियन करेंसी लेकर के फॉरेन बैंक के पास में कि भाई फॉरेन बैंक हाँ जी, ये लो हमें फॉरेन करेंसी दे दो,
या मतलब इन द सेंस कि वहां पर ट्रांसफर करनी है तो वो हमारे से रुपीज लेगा और उसके बदले क्या देगा, हमें हमारे खाते में डॉलर डाल देगा, और जहां पे हमें ट्रांसफर करना है हम ट्रांसफर कर देंगे। जरा इमेजिन करना, जिस टाइम पर हमने लोन लिया था उस टाइम डॉलर हमारा 60 रुपए का था, मतलब 60,000 रुपए की एसेट्स हमने इंडिया में खरीदी। अब आगे जाकर के क्या हुआ, वो डॉलर के रेट मान लिया 65 रुपए हो गए फॉर एग्जाम्पल, कितने हो गए बोलो, 65 रुपए। तो बेटे क्या हम इस बात से आंख बंद कर लेंगे कि अभी नहीं जी 3 साल बाद हमें पेमेंट करना है? बेटे नहीं, हम तो अकाउंट्स के बनते हैं, और अकाउंट्स में क्या करना है, हमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। और ये तो हमें AS10 तो कहता है इसको तो साथ साथ एडजस्ट करते चलो, चाहे तुम्हारे लिए ये इंक्रीमेंटल लॉस हो या इंक्रीमेंटल तुम्हारा बेनिफिट हो, मतलब किसी भी तरह का चेंज आया लायबिलिटी में तुरंत उसको एडजस्ट करते चलो, कहां पर, फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में। ठीक है, आइए जरा, तो यहाँ पर अब ये क्या कहते हैं कि जो चेंज इन लायबिलिटी आ रहा है इसके बारे में क्या क्या पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। बेटा डॉलर के रेट हो सकता है बढ़ने के बजाय घट जाए, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो डॉलर के रेट अगर बढ़ गए तो असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, उतना उसका चेंज उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस कॉस्ट पर, जिस बेस पर हमने वो असेट्स खरीदी थी वो हमारी वैल्यू बढ़ गई, वो हमारी कॉस्ट बढ़ गई बेटे। ठीक है, आइए जरा, तो एक काम करो फटाफट से हेडिंग डालो। पहले यहाँ पे एक जनरल एंट्री लिख दूं कि इसकी चेंज वाली की, हाँ इसकी तरह मैं जनरल एंट्री लिख देता हूँ। एक बहुत सिंपल सी एंट्री है, अगर कॉस्ट हमारी बढ़ी किसी भी वजह से तो हमारी क्या जनरल एंट्री होगी, और अगर हमारी कॉस्ट घटी किसी भी वजह से तो हमारी क्या जनरल एंट्री होगी। बहुत सिंपल एंट्री होगी जी। कॉस्ट बढ़ेगी तो मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारा क्या होगा बेटा, डेबिट होगा। क्या होगा बोलो, डेबिट होगा। और लायबिलिटी बढ़ गई तो टू लायबिलिटी, जो भी वो लायबिलिटी है जिसकी बदौलत हमने वो असेट्स खरीदी है, फॉर एग्जांपल $1000 है और 5 रुपए का रेट बढ़ गया तो बेटे 5000 रुपए का अंतर उसमें आ जाएगा और अगर मान लिया लायबिलिटी घटी तो भाई फिर लायबिलिटी घट जाएगी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैं आ रहा हूं अगले पॉइंट पर, लेकिन अगले पॉइंट पर आने से पहले एक बेस बनाना है आपके लिए। क्या पता है बेटे फिक्स असेट्स हमारी अपने हिसाब से डेप्रिशिएट होती है, जो जिसको हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, SLM है, WDV है, क्या लायबिलिटी का पेमेंट भी उसी हिसाब से हो रहा होगा? जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ही नहीं बैठ। क्या मतलब सर, मान लिया हमने असेट्स को डेप्रिशिएट करना शुरू किया SLM बेस पर और 5 साल उसकी लाइफ है, हम लोन का पेमेंट वन शॉट में करेंगे 4 साल के बाद, क्या हमारी लायबिलिटी कम हो रही होगी? मतलब ही नहीं, $1000 थी, $1000 है। अब सुनिएगा ध्यान से, मान लिया बेटे 3 साल हमारे खत्म हो चुके होंगे, 5 साल में से 3 साल खत्म हो चुके हैं। अगर 1 लाख रुपए की मेरी असेट्स है, सॉरी $1000 था ना, उसी को एग्जांपल में लेता हूं। पहले मैं बात ओरली करूंगा फिर मैं बात लिख के करूंगा, क्योंकि ये बात पक्का समझ में आ ही नहीं सकती जब तक हमारे दिमाग में दो दो बार ना जाए। क्या सर, अपने आप को सोचो। चलो शानू का ले लेते हैं एग्जांपल। शानू ने क्या किया, $1000 उधार लिए बाहर से और एक कंप्यूटर लेके आई। ठीक है, उस टाइम पर डॉलर का रेट था कितना, 50 रुपए, सॉरी 60 रुपए तो 60,000 का कंप्यूटर शानू ने तैयार किया। अब कंप्यूटर 5 साल चलेगा। शानू ने ये कह के लोन लिया था कि मैं 5 साल के बाद में जब CA बन के जॉब करूंगी, 1 साल हो जाएगा, तब मैं आपको ये पेमेंट करूंगी। चलो जी डन, बैंक ने दे दिया। तो बैंक तो इंतजार में बैठेगा 5वें साल के बाद में। चलो, लेकिन असेट्स इंतजार थोड़ा ना करेगी, असेट्स तो डेली यूज हो रही है, तो असेट तो बेटे लगातार डेप्रिशिएट होगी ना। बताओ बेटे, अगर SLM है और 5 साल की लाइफ है और स्क्रैप वैल्यू 0, तो 60,000 पे अगर हम 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 1 साल का डेप्रिशिएशन 12,000। तो 12 तिया 36, बेटे 3 साल में 36,000 तो डेप्रिशिएट हो गई होगी कि नहीं हो गई होगी? मुझे सब बच्चे बताएंगे, बताओ बेटे 36,000 डेप्रिशिएट हो गई होगी ना? जल्दी बोलो हाँ कि ना, पक्का बताओ। Yes, sir. कितनी डेप्रिशिएट हुई होगी प्रिंस? जी सर, हो गई होगी। हाँ प्रिंस बताएगा, प्रिंस कितनी बुक वैल्यू बची होगी? चौबीस हजार। हाँ जी, कितनी बची होगी प्रिंस? बोलो सर बोलो। 60,000 का अमाउंट था, 36 की टैप लग गई। 36 की,
इसीलिए तो कह रहा हूँ थोड़ा सा मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, मुझे लग रहा था कंसंट्रेशन क्या होता है, कई बार ना हम देखते हुए लगातार और खो जाते हैं, नींद सी आने लगती है, तो मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने प्रिंस से पूछा। आओ जरा, 60,000 रुपए की एसेट्स थी, बोलो कितने की? 60,000 की एसेट्स, और उसमें से मेरा मेरी स्क्रैप वैल्यू 0, 5 साल की लाइफ है, 12,000 हर साल का डेप्रिसिएशन है, 3 साल में कितना लगा? 36,000। तो 36,000 को मैं 60,000 में से घटा दूंगा तो मेरी 3 साल के एंड में असेट्स कितने की बची होगी? बोलो 24,000। पक्का? पक्का 24,000 की असेट्स मेरी बुक में बची हुई है। अगर हमारे डॉलर के, अगर मान लिया डॉलर के रेट गिर गए बहुत ज्यादा, पहले कितने थे बताओ? पहले थे 60 रुपए। कितने थे? 60 रुपए। अगर मान लिया वो रेट 60 से बढ़कर 65 हो गए, एग्जाम्पल, मैं ये सारी चीज लिख के कराऊंगा, पर पहले जरा एक बार दिमाग आपको खोलना चाहता हूँ। बताओ 60 से लेकर के अगर वो कितने हो गए हैं? 60 प्लस 5, 65 रुपए हो गए हैं। तो बताओ भाई 5 रुपए का अंतर $1 पे आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी से बताना मुझे साथ साथ। 5 रुपए का अंतर आया। तो बताओ टोटल ओवरऑल शानू को कितने रुपए एक्स्ट्रा देने हैं अब लोन के रूप में? बोलो लोन की लायबिलिटी कितने रुपए की बढ़ गई शानू की? भाई एक बार रिपीट $1,000, करना ये चीज मेरा। $1,000 है, 5,000, $1,000 इसने लोन ले रखा था, और भाई 5-5 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए का सिरदर्द इसका बढ़ा। इसकी असेट्स भी तो 5,000 रुपए में एडजस्ट होगी कि नहीं होगी? पहले मुझे बताओ। होगी ना? ठीक है, सर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। 5,000 नहीं आ ही नहीं रही है, फिर चली गई आवाज। 5,000 बड़ा अमाउंट। चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लिया जो 60 रुपए का डॉलर था वो 60 से बढ़कर 65 ना होकर के वो रह गया, मान लिया कितना? 45 रह गया है। बताओ कितने रुपए का फर्क पड़ा लोन की लायबिलिटी पे? शानू की लायबिलिटी कितनी बढ़ गई या घट गई? घट गई 15,000। घट गई जी, 15,000। ठीक है, शानू तो इंतजार कर रही होगी काश डॉलर जो 60 रुपए का था उसकी वैल्यू 0 हो जाए, फिर मैं कहूँ ले ले डॉलर। मतलब 60 का 60 घट जाए तो भाई वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। फिर शानू कहेगी ले ले डॉलर, अब ले ले मेरे से, लायबिलिटी खत्म कर, बस वैल्यू 0, है ना? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से बेटे, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूं। अगर मान लिया डॉलर की जो 60 रुपए की वैल्यू है वो इतनी घट गई कि जो बची हुई बुक वैल्यू थी 24,000 की वो उससे भी ज्यादा नीचे आ गई। मान लिया भाई कितने रुपए में बात बैठेगी बराबर? 24। मैं कह रहा हूं मान लिया 60 रुपए से घटकर वो 35 रुपए की रह गई वैल्यू। बताओ कितने रुपए घटे? जल्दी बताओ, बोलो बोलो। 25 रुपए की लायबिलिटी घटी ना? 25। तो पॉइंट को समझना, 25 रुपए घटेंगे और एडजस्टमेंट हर चीज का कहां पे होना है? फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में होना है, बढ़े चाहे घटे। अब मान ले लायबिलिटी घट गई तो ये तो बुक वैल्यू को भी क्रॉस कर जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले बताओ, बात समझ में आई? शानू तुम्हारी एसेट्स की कॉस्ट घट जाएगी, 25,000 रुपए से लेगी। शानू कहेगी कैसे घटाऊं सर, बुक में खाली 24,000 रुपए हैं। समझे? आइए इन्हीं सब बातों के बारे में हमें ये एएस बता रहा है। पॉइंट समझ गए? जो भी एडजस्टमेंट होना है वो किस में होना है? बोलो असेट्स की कॉस्ट में होना है। लेकिन होना कैसे है? आइए पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10। और तो इस सर पॉइंट को हल्के में मत लेना। हाँ जी सर ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अचानक लोन की बात कहाँ से आ गई सर? लोन की बात इसलिए आ गई दोस्त क्योंकि कोई असेट्स, मैंने इसीलिए इसको कल नहीं कराया था क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा हट के है। असेट्स हमारी जो आती है वो हमेशा हम अपने पैसे से खरीदते हैं क्या? कुछ असेट्स ऐसी भी हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो हम लोग लोन दे करके खरीदते हैं। हेडिंग डालिए। जैसे गाड़ी वाड़ी फाइनेंस करा लेते हैं हाँ वो जी, सब भी? बस हाँ, बस लोकल में मान लिया जैसे हमने लोन ले लिया तो उसमें रुपीस की वैल्यू बढ़ने घटने का कोई एडजस्टमेंट होगा नहीं। कोई और वजह आ जाए जिस वजह से हमारे लोन की अमाउंट बढ़ जाए अगर या घट जाए तो उसका एडजस्टमेंट असेट्स की कॉस्ट में कैसे होगा, ये बात हमें सिखाई जा रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि फॉरेन से अगर हम लोन लेते हैं तो वो जल्दी हमें पता समझ में आ जाता है कि वो जल्दी फ्लक्चुएट होता है। यही बात हमारे यहाँ पे तब भी है अगर इंडिया की लोन लायबिलिटी में कोई फर्क आ जाए, सेम वही बात होगी। आइए हेडिंग डालिए।
accounting for changes in liability effect on cost of property, plant and equipment. कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाएगी? शुरू करें। पहले बताओ, पॉइंट तो समझ में आ रहा है ना? जरूरी नहीं है, कोई कसम नहीं खिला रहा मैं तुम्हें कि लोन वाला केस ही होगा, लोन वाला केस ही होगा। कोई भी कारण हो सकता है जिससे हमारी कोस्ट बढ़े या घटे। आइए जरा अब यहां पर लिखिए, here accounting for such change, accounting for such change depends on method used for accounting for fixed assets या property, plant and equipment. If cost model, अगर हमने cost method यूज किया, मेथड बोल दो, मॉडल बोल दो, पता चला एग्जाम में कोई चीज मॉडल बोल के आ गई, हमने कहा ये मेथड तो लिखा नहीं है, और हम सोचे पता नहीं क्या आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ये हमारा फेवरेट लाइन रहती है। आओ जी, अगर इफ रिवैल्यूएशन मेथड यानी कि मॉडल, आइए जी, ये बताओ ब्लर दिख रहा है क्या, या मेरे को ही ब्लर दिखने लगा? सर क्लियर है। क्लियर है, तो यानी कि मेरे को बहुत ज्यादा धुंधलापन आने लगा आंखों में इसका। एनीवेज, आइए जरा नेक्स्ट पॉइंट आमला खाओ, आमला सर, आमला है। सर, आइए, आमला खाओ। हाँ वही करना पड़ेगा, सारा दिन स्क्रीन पे लगा रहता हूँ ना। एनीवेज, आइए जरा फटाफट से बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम है 10th ए। क्या लिखेंगे? 10th ए, और यहां पर डाल दो इफ कोस्ट मॉडल, इफ कोस्ट मेथड, अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग के लिए कौन सा? कोस्ट मेथड, तो कैसे होगा जी? बेटे एक एग्जांपल लिखता हूं और फिर कॉन्सेप्ट लिखाता हूं, ठीक है? इधर तो मैं लिखूंगा एग्जांपल और इधर लिखूंगा मैं कॉन्सेप्ट, ठीक है? आइए जरा एग्जांपल, जैसे मान लिया बेटा कोई बुक वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की, बुक वैल्यू ऑफ पीपीई। अगर मान लिया पीपीई की बुक वैल्यू है 24,000 रुपए। कितने रुपए है बोलो? 24,000 रुपए। कितने रुपए है जी? 24,000 रुपए की बुक में बची हुई है, जैसे हमने बात की थी ना 60,000 वाली की, ठीक है जी। अगर मान लिया, अगर 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 लायबिलिटी जो है हमारी, लायबिलिटी जो है डिक्रीज हो गई, इसका नाम रखो एग्जांपल नंबर 1। लायबिलिटी जो है वो क्या होगी बेटा? डिक्रीज हो गई, डिक्रीज्ड। अगर लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो गई बाई रुपीज, ये हो गया जी बाई रुपीज 20,000, कुछ गड़बड़ है। इसको लिखो, रुको, इसे बुक वैल्यू को लिखो, सुनो, बुक वैल्यू को लिखो 20,000 और लायबिलिटी को लिखो 24,000। एक मिनट होल्ड सर करना, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी, बुक वैल्यू कितने की है असेट्स की? 20,000 रुपए, और
डिक्रीज हुआ लायबिलिटी में कितने का, 24,000। वो डिक्रीज कैसा है बाद में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब ऐसा जब होगा तो उस केस में हमारी क्या जनरल एंट्री होगी। प्रिंस वीडियो ऑन करो, शानू, अच्छा शानू ऑफिस में होगी। प्रिंस आइए जरा, बेटे बताओ 24,000 रुपए की अगर वैल्यू गिरी, पहले मुझे बताओ लायबिलिटी अगर कम होगी तो हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा, मुझे बताओ जल्दी से बताओ भाई। लायबिलिटी अगर गिरी तो हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा जी। तो फायदा होगा। पक्का फायदा होगा, तो मतलब हम वो फायदा हमारा क्या होगा, हमारी असेट्स की एक तरह से समझ लो कॉस्ट कम होगी ना, बोलो पक्का। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हमारे यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, मींस कॉस्ट कम हो जाएगी, इसका ये इफेक्ट आएगा। ये बात क्लियर है ना। मतलब जो हमने असेट्स की कॉस्ट डेबिट की थी असेट्स अकाउंट में, अब उतना हमारी असेट्स ना कम हो जाएगी, और लायबिलिटी जो क्रेडिट हो रखी है वो क्या होगा, डेबिट हो जाएगी। कैसे सर, याद है जब मैंने आपको बताया था कि जब हम असेट्स को उधार लेके आए थे तो हमने क्या एंट्री की थी बताओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। जितनी जितनी कॉस्ट आती जाएगी लोन लेकर के वो बढ़ती जाएगी उसमें, और घटेगी तो फिर ये एंट्री होगी। बस अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो रखा है बताओ, हमारी जो लायबिलिटी गिरी मतलब हमें फायदा हुआ, यानी कि एसेट्स की कॉस्ट हमारी घटी, तो एंट्री क्या होगी हमारी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट 24,000 टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मन तो मेरा कर रहा है 24,000 का करने का, लेकिन क्या करूं, बुक्स में 24,000 वैल्यू है ही नहीं भाई, कितनी घटा सकते हैं एसेट्स की वैल्यू को, जितनी हमारी बुक्स में होगी, 30,000। है ना। वेरी गुड। तो बताओ बाकी का क्या हो गया हमें फायदा, तो ये कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, पक्का। आओ जी, आओ जरा, अब हम इस कॉन्सेप्ट को लिखते हैं। एक्चुअली क्या है, स्टडी मैट में कभी कभी ना कुछ चीजें थोड़ा टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड दे देती है और वो ऐसे समझ में नहीं आती है, तो उसका तरीका क्या है, पहले हम उसका एग्जांपल देखें और अब उसकी लैंग्वेज को लिखें। ठीक है, एएस कहता क्या है, मतलब एग्जाम में हमें अगर ये करने को आया तो वहां पे तो हमें एएस का प्रोविजन लिखना है ना, तो वो प्रोविजन क्या है जिसका मैंने ये एग्जांपल आपको कराया। आइए जरा लिखिए यहाँ पर, इफ लायबिलिटी डिक्रीजेस, अगर लायबिलिटी हमारी घटती है, इफ लायबिलिटी डिक्रीजेस then cost of property plant and equipment is deducted। सीधी सी बात है, डिडक्ट की जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पे आती है बात अगली, क्या, इफ क्या डिक्रीज इन लायबिलिटी, क्या कहा बेटा, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज मोर एज कंपेयर टू कैरिंग अमाउंट। क्या कहा, एज कंपेयर टू, बेटा ये वर्ड भी मैंने लिखवाए हैं एज कंपेयर टू, वरना वहां पे सिंपल सिंपल लिखा है, अगर इफ डिक्रीज इन लायबिलिटी एक्सीड्स कैरिंग अमाउंट ऑफ, आइए जरा, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स, देन एक्सिस, मतलब कि जो लायबिलिटी गिरी, कितनी गिरी बताओ यहाँ पे एग्जांपल में 24,000, अगर 24,000 ज्यादा है मतलब गिरावट जो आई, गिरावट वाली जो हमारी अमाउंट है वो इतनी ज्यादा गिर गई है, इतनी ज्यादा अमाउंट है कि जो बुक वैल्यू है वो पूरी सोख लेगा, पूरी की पूरी खत्म कर देगा, ठीक है ना। तो जो फिर भी बच गया, वो कहाँ जाएगा, द एक्सिस शुड बी recognized as profit in profit and loss account, या कंपनी है तो एसओपीएल अकाउंट। बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत, ध्यान रखना
अभी तो कॉस्ट मेथड है, बाद में मैं बात करूंगा किसकी, रिवैल्यूएशन मेथड की। जब ऐसा होगा रिवैल्यूएशन मेथड का तो बताओ कहाँ जाया करेंगे, फिर हम पहले रिवैल्यूएशन में लेके जाएंगे। बेटा जब कॉस्ट मेथड होता है तब बात अलग होती है, और जब रिवैल्यूएशन मेथड होता है तब बात अलग होती है। मैं तुम्हारे से एक चीज पूछ रहा हूँ छोटी सी, क्या लायबिलिटी हमारी खत्म हो गई, जल्दी बताओ, क्या लायबिलिटी हमारी खत्म हो गई, बताओ बेटे, नहीं हुई ना, पक्का, सिर्फ लायबिलिटी को रिवैल्यू कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। और अगर लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन से कोई इंपैक्ट आएगा तो वो इंपैक्ट सीधा सीधा कॉस्ट पे एडजस्ट होगा असेट्स की, अगर कॉस्ट मेथड है तो। और अगर रिवैल्यूएशन मेथड हुआ करेगा तब ये बात हुआ करेगी, तो हम किस पे इंपैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में। एक, हाँ जी, नेक्स्ट आओ बेटा, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1। जब हमारा कॉस्ट मेथड फॉलो है असेट्स के लिए और उसमें भी लायबिलिटी की वैल्यू गिरी, क्या हुआ बोलो, लायबिलिटी की वैल्यू गिरी। अब हम कॉस्ट मेथड के अंदर ही दूसरा एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल नंबर 2। जब हमारे उसमें लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी, ध्यान रखना स्टडी मॉड्यूल में सिर्फ लाइनें दे रखी हैं, एक एग्जांपल तक नहीं बता रखा है। तो आपको मैं एग्जांपल यहाँ पे करा रहा हूँ, इन एग्जांपल को ढंग से पढ़ लेना। कहो तो मैं इसका एक और एग्जांपल कराऊं साथ साथ में, भाई एक एग्जांपल वैसे इसके लिए काफी है। लायबिलिटी की जो वैल्यू गिरी वो कैसे गिरी वो एक अलग चीज है, लेकिन जो वैल्यू में गिरावट आई वो कहाँ पे एडजस्ट होगी, जब हमारा कॉस्ट मेथड है सीधा सीधा असेट्स की कॉस्ट में, लेकिन पता चला असेट्स की सारी कॉस्ट खत्म करवा रही है, फिर कह रहे हैं फिर उसके बाद भी हमारा क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, कह रहे हैं उसको फिर हम कहाँ डालेंगे, P&L में, क्योंकि यहाँ पे कोई रिवोल्यूशन नाम की चीज नहीं है। आइए इधर एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 1 लिया था हमने किस चीज का, जहां पे असेट्स की वैल्यू गिर रही है, क्यों भाई, लायबिलिटी की वैल्यू सॉरी गिर रही है। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, आइए जी एग्जांपल नंबर 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो इधर लिखेंगे बेटे, यहाँ पर भाई बुक वैल्यू कितनी है असेट्स की, वो है बेटा 20,000 रुपए, और अब की बार इंक्रीज है वैल्यू में, इंक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज इन लायबिलिटी, बेटे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कितने की, ये हमारी इंक्रीज हो रही है बेटे 22,000 की। हमारी जो असेट्स है वो डेप्रिशिएट होते होते 20,000 तक बच गई, लेकिन एकदम से पता चला कि भाई हमारी तो लायबिलिटी जिस की वजह से हमारी असेट्स की कॉस्ट हमारी बढ़ेगी, ठीक है। अब सोचो जरा, अब यहां पर ऐसे केस में कैसे अकाउंटिंग करें, सुनना ध्यान से, इधर लिखेंगे कॉन्सेप्ट और इधर लिखेंगे एग्जाम्पल। अब इस सेकेंड एग्जाम्पल में मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आता है, और एग्जाम्पल में उसको प्रैक्टिकल हम लोग करके देखेंगे। सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे बताओ, फिक्स असेट्स की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट को बढ़ा देंगे। वेरी गुड, तो मैं यही बात यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखो जरा फटाफट से, क्या लिखिए, चलो इसमें तो थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज लिखी हुई है। इफ लायबिलिटी इंक्रीजेस, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस, देन कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज इंक्रीज्ड। तो हम क्या करते हैं बेटा, उसको इंक्रीज कर देते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। हाउएवर, अब बेटे ऐसे तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, असेट्स की कॉस्ट को बढ़ाए चले जाएंगे, बढ़ाए चले जाएंगे, है ना। हाउएवर, हाउएवर का मतलब, लेकिन एक बात यहाँ पर क्या होगा, इस बात की विपरीत है। पहले एक काम करें, हम जो इंक्रीज करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट में लायबिलिटी बढ़ने पर, वो कैसे करेंगे, जरा इस बात की जनरेंट्री कर ले पहले। आओ जरा यहाँ पे इतने पार्ट के हम पहले जनरेंट्री करते हैं। बताओ बेटे, तुम सब लोगों को पता है क्या एंट्री करोगे, बताओ। ये कॉन्सेप्ट ऐसे आसानी से समझ में नहीं आएगा, इसको साथ साथ में तुम्हें ओरली मेरे को रिप्लाई करना पड़ेगा। जल्दी बताओ बेटे, हम इस बात की एंट्री कैसे करेंगे, बोलो प्रिंस, शानू, समय।
सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड Sir, property, इक्विपमेंट plant अकाउंट and डेबिट equipment टू के कॉस्ट लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं प्रॉफिट एंड नहीं, प्लांट liability. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 22,000 से वैल्यू बढ़ गई, है ना। और क्या टू बोलो, Liability. वेरी गुड, लायबिलिटी लायबिलिटी टू लायबिलिटी 20,000 एंड 22,000 लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। IC आ जाएगा। 30,000 जाना चाहिए ना। आइए जा रहे, यहाँ तक ओके। प्रॉफिट एंड लॉस से अभी कोई मतलब नहीं है इसका, प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब नहीं है इसका, मैं यही बता रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस से इसीलिए तो कह रहा हूँ ये चीजें कैच हो ही नहीं सकती आराम से, शर्त लगा रहा हूँ। तो इसलिए बहुत धीरे धीरे मैं इस चीज को करा रहा हूँ, एक एक लाइन पे एग्जांपल बता रहा हूँ आपको साथ साथ में। जो पिछले वाला केस था वहां पे प्रॉफिट लॉस क्यों आया था, सोच के देखो जरा। अरे वहां पे सारी की सारी एसेट्स की वैल्यू खत्म कर दी हमने, कर दी कि नहीं कर दी बताओ, है ना। ये लायबिलिटी खत्म हो गई हमारी 24,000 की, तो उसका इफेक्ट कहाँ देना है, असेट्स में। लेकिन असेट्स भी खत्म हो जाएगी साथ साथ में, हाँ। लेकिन असेट्स तो सिर्फ 20,000 की थी, 20,000 तो खत्म कर सकते हो, बाकी का 4,000 का क्या करोगे। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस खत्म हुआ, कोई और बैलेंस है तो क्रेडिट होना है। असेट्स को तुमने 20,000 तक क्रेडिट कर दिया, बाकी का 4,000 तुम्हारा प्रॉफिट क्रेडिट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ तो लायबिलिटी बढ़ रही है। जब लायबिलिटी बढ़ रही है जिसकी बदौलत वो असेट्स ली गई थी, तो यहाँ पर असेट्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, असेट्स बढ़ेगी और लायबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है, पहले ये बताओ, यहाँ तक बात हो गई। जो हमने कॉन्सेप्ट लिखा है उस बात को हमने जनरलाइज कर लिया अच्छे से, ये बात दिमाग में फिट हो गई कि नहीं, पहले मुझे इतनी बात बताओ, क्योंकि मजा तभी है जब एक एक पॉइंट पे तुम लोग एकदम स्ट्रॉन्ग होके चलो, वरना बेटे कब मेरे को फिसल जाएगा पता नहीं चलेगा ये मामला। बोलो जी, नहीं क्लियर है तो सर नहीं क्लियर है। प्रिंस क्लियर है सर। क्लियर है, चलो शानू सब में को भी क्लियर है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब अगली बात कह रहा हूँ ध्यान से। चलो बताओ, हम फिक्स एसेट्स को जब हम रिकॉर्ड करते हैं अपने यहाँ पर बुक्स में कि भाई 1,00,000 रुपए की फिक्स एसेट खरीदी, ठीक है, उसका क्या मतलब होता है, उसका ये मतलब होता है कि 1,00,000 रुपए की फिक्स एसेट्स की कॉस्ट हमने जो डेबिट कर रखी है। एक और मतलब होता है कि हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। हम उसको मान ले कल को रेट बढ़ गई, तो क्या हम उसको बढ़ाते जाएं कह रहे बिल्कुल बढ़ाएंगे, घटाते जाएं बिल्कुल घटाएंगे। लेकिन जरा सोचो जरा, बुक में हमेशा एक फेयर वैल्यू आनी चाहिए। फेयर वैल्यू क्या मतलब होता क्या है कि हमारी जो असेट्स है उस असेट्स की कॉस्ट ओवर द लाइफ ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स हम लोग क्या करते हैं, रिकवर करते हैं, ठीक है कि नहीं, पहले बताओ करते हैं ना। तो बेटा अगर मान लिया हमने ये हिसाब नहीं लगा रखा है कि भाई किस किस साल में कितना कितना कंजम्पशन होगा, तो हम क्या डेप्रिसिएशन सही ढंग से मेथड चूज कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं चूज कर पाएंगे। हमारा पर्पस क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ फंड फॉर असेट्स। अब सबसे काम की बात, अगर मान लिया लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी का तो अपना मूड खराब हुआ और बढ़ गई, कैसे भाई, भारत पाकिस्तान छिड़ा, भारत अमेरिका छिड़ गया, कोई भी छिड़ गया, और हुआ क्या, डॉलर के रेट बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए। शानू ने लिया था $1,000 में लोन, और वहां पे रेट हमारे हो गए थे बेटे कितने, 60 के थे, हाँ बढ़ते चले गए, मान लिया 65 हो गए, तो 5,000 रुपए से सर असेट्स भी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। सोच के देखो जरा, मान लिया 60 का 70 हो गया डॉलर, बताओ 10 रुपए $1 पे बढ़े कि नहीं बढ़े, बताओ भाई, मजा नहीं आया भाई ऐसे ही बताओ, 10 रुपए $1 पे बढ़े ना, क्यों भाई शानू, है ना। तो 10,000 रुपए बढ़ जी गई ना सर। लायबिलिटी, तो 10,000 की लायबिलिटी का प्रिंस बताएगा हम क्या करेंगे, बताओ भाई प्रिंस, अगर लायबिलिटी बढ़ गई 10,000 रुपए से तो हम क्या एंट्री करेंगे। सर उसको प्रॉफिट एंड वो पीपीई की कॉस्ट में जोड़ देंगे सर। बिल्कुल, एंट्री होगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, पक्का। अब बिल्कुल माइक ऑन रखना तीनों बच्चे, और मुझे साथ साथ जवाब देना। बेटे अगर मान लिया लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी की वैल्यू और बढ़ गई, पहुंच गई $100 पे, कहा 60 रुपए पर डॉलर पे खरीदी थी, $100 पर डॉलर पे पहुंच गई, मतलब मैं कह सकता हूं 60 से ऊपर 40 रुपए का $1 में अंतर आया कि नहीं आया, बोलो आया ना। सर तो बताओ 40,000 रुपए से लायबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, है ना। तो वो लायबिलिटी कहां पे एडजस्ट होगी 40,000 का इन्वेस्टमेंट, ये बताओ भाई। प्रॉपर्टी प्लांटिंग इक्विपमेंट। तो सर फिर वही बात है ना, बार बार सर एक ही बात पूछे जा रहे हो, कभी 5,000 बढ़ाते हो कभी 10,000। अब मैं यहाँ पे बात बताता हूँ, कह रहे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, जब लायबिलिटी तुम्हारी बढ़े बढ़ाते जाओ, लेकिन ध्यान रखना वो बात बता रहा है हाउएवर ये कह रहा है कि इससे ऊपर नहीं, क्या कहा, इससे ऊपर नहीं बढ़ाने देंगे। सर तो इससे ऊपर हुआ तो
कह रहे उतना फालतू तुम अपना लॉस मानते जाओ, अभी P&L में डालते जाना। क्या कहा, वो क्या बैरियर है ऐसा, वो बैरियर सिर्फ एक है, इधर ध्यान दो तब मैं बता पाऊंगा। फ्रेंड्स सामने देखो, हाँ जी, हाँ देखो शानू तुम भी बेटे कैमरा बंद करिए, लेकिन इधर देखना, क्या फिक्स एसेट्स की कॉस्ट जितनी रिकवर हो सकती है, क्या कहा, जितनी रिकवर हो सकती है उससे ऊपर बुक्स में जाने नहीं देंगे। इन सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बाप आ गया। वो गाना सुना है, धूम 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 तेरा बाप आया बाप आया, आजकल पता नहीं दुनिया भर की वो चल पड़ी है छोटी छोटी रील्स ही, उसमें ये म्यूजिक भी बैकग्राउंड में फिट रहता है। समझ लो इस एग्जांपल में भी तुम्हें वो म्यूजिक सुनाई दे रहा है, इमेजिन करो, धुन 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 तेरा बाप आया बाप आया। और वो कौन है बेटा, वो है हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 इम्पेयरमेंट। वो कहता है कि सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब लग जाएंगे तब मैं बात करूंगा, और ये वही बात यहाँ पे लिखी जाती है। हाउ एवर जो इंक्रीज है, क्या, हाउ एवर एंटिटी शुड टेस्ट, एंटिटी शुड टेस्ट द, क्या, टेस्ट द impairment by estimating the recoverable amount। क्या है बेटा सबसे मेन यहाँ पे जो देखना है, recoverable amount, कि भाई जो रिकवरेबल अमाउंट है, क्या कहा मैंने बेटा, जो रिकवरेबल अमाउंट है उससे ऊपर नहीं, क्या कहा, उससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर नहीं जाने देंगे। ये रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, मैंने तुम्हें पहले बताया था, फ्यूचर में जो हमें इस एसेट से वैल्यू रिकवर होनी है, जिसको आप बोलते हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो, यानी डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, वो हमारे यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट होती है। मान लिया इसी क्वेश्चन में, मान लिया बेटे इसी क्वेश्चन में मैं अगर बात करूं कि इसकी जो रिकवरेबल अमाउंट थी असेट्स की, क्या बेटा, रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट जो थी वो है कितनी, 26,000। कितनी है बोलो, 26,000। कितनी है बोलो, 26,000। हो गया।